अलंकृत कर दूंगा, इतना तो आ गया। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आपको सामाजिक पर्यावरण और आदिवासी समाज के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले पर्यावरण का अर्थ क्या है, अतः पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण का तात्पर्य जैसे कि परि प्लस वर्ण, परि का अर्थ है चारों ओर और वर्ण का अर्थ है धारण करना, अर्थात पर्यावरण वह है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए होता है, उसे पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि भौतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और राजनीतिक पर्यावरण। हम भारत के आदिवासियों के बारे में आज यहाँ बात करने जा रहे हैं। अतः भारत में आदिवासी समाज अर्थात भारत की कुल जनसंख्या का 8% भाग जनजातियों का है, जो भारत के विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में निवास करती है। भौगोलिक दृष्टि से भारत की जनजातियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर एवं उत्तर पूर्व की आदिवासी जनजातियां, दूसरा है मध्य क्षेत्र अर्थात मध्य भारत की जनजातियां, तीसरा है दक्षिण भारत की आदिवासी जनजातियां। इस प्रकार भारत को जनजातीय क्षेत्र की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया। जनजातियों के आर्थिक कल्याण के लिए सरकार ने कुछ मुख्य तथ्यों पर ध्यान देते हुए इनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई हुई हैं। पहला है इनमें जैसे कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना। यह मंत्रालय अपनी योजनाओं के माध्यम से जनजातियों के वित्तीय लाभार्थ के लिए चलाई जाती है, अर्थात जनजातीय क्षेत्रों के ढांचागत विकास के लिए यह मंत्रालय राशि व्यय करता है ताकि उनको आर्थिक एवं सामाजिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकते। यह मंत्रालय वर्ष 1999 व 2000 में स्थापित किया गया था। उस समय इस मंत्रालय द्वारा जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए 630 करोड़ रुपए व्यय किए गए थे। आगे चलकर 2001 व 2002 में इस मंत्रालय ने जनजातियों के विकास के लिए 1040 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था तथा वर्ष 2019 व 20 में भारत सरकार ने जनजातियों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 53,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया ताकि जनजातियों के सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक विकास हो सके। दूसरा है सभी केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा जनजातीय उप योजनाओं के अंतर्गत अपने मंत्रालयों में विकास संसाधनों का 9% भाग जनजातियों के कल्याणार्थ अर्थात उनके विकास के लिए सुनिश्चित किया था। तीसरा है इसमें उन सभी राज्य सरकारों द्वारा जिन राज्यों में आदिवासी जनसंख्या निवास करती है उन राज्यों में जनजातीय संख्या के अनुपात के आधार पर जनजातियों के लिए विकास योजनाएं सुनिश्चित कर दी गई ताकि उनका आर्थिक विकास और सामाजिक विकास हो सके। चौथा है आदिवासियों के उत्थान के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा भी आदिवासियों के कल्याण के लिए अनुदान व सहायताएं प्रदान की जा सकती है ताकि उनके आर्थिक सामाजिक विकास के लिए धन उपलब्ध हो सके। जनजातीय कार्य मंत्रालय मुख्य रूप से आदिवासियों की सुविधाओं के लिए पोषण, सफाई, शिक्षा, रोजगार एवं आय के साधन बढ़ाने के लिए तथा उनकी आय अर्जन के लिए अनेक प्रकार के ढांचागत विकासों पर ध्यान दे रहा है। आदिवासियों को रोजगार देने एवं उनकी आय बढ़ाने के लिए विशेष केंद्रीय सहायताएं दी जाती हैं ताकि जनजातीय व्यक्ति अब उनका लाभ एवं फायदा उठा सके और वो लाभार्थी हो सके। अधिकतर लाभार्थी वे आदिवासी हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। जो आदिवासी गरीबी रेखा से ऊपर हैं उनके लिए भी जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम द्वारा आदिवासियों को व्यापारिक गतिविधियां चलाने के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि वो भी अपना आर्थिक विकास और सामाजिक विकास और अधिक सुदृढ़ कर सकें। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को मंत्रालय द्वारा 500 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी।
देश के आर्थिक विकास के लिए समय समय पर खनन, बांधों का निर्माण, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना आदि के लिए प्राय आदिवासियों की भूमि अधिग्रहण होती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें उस क्षेत्र से अर्थात उनके जो मूल क्षेत्र है वहां से उन्हें विस्थापित होना पड़ता है। अतः आदिवासी समुदायों के विस्थापन के कारण उनके सामने अनेक प्रकार की विसंगति एवं समस्याएं आती हैं, ताकि अतः इन समस्याओं के समाधान के लिए उक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री का गठन किया गया है, जो आदिवासियों के पुनर्वास एवं उनके कल्याण के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रमों की देखरेख करता है। भारत में आदिवासी समुदाय का जीवन मुख्यतः कृषि एवं वनों पर आधारित है, अर्थात ये आदिवासी अधिकांश कृषि जो कि पुराने औजारों या स्थानांतरण कृषि आदि के द्वारा करते हैं या वनों से उपज करते हैं, जो कि उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः सरकार ने वो वनों से जो एकत्रित सामान करते हैं उसके संग्रह के लिए बाजार में विपणन की समस्या से प्रभावित होना पड़ता है। अतः उन्होंने वनों से उपज एवं कृषि उपज की उचित मूल्य प्राप्त हो सके, इसके लिए राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगमों की स्थापना की गई है, ताकि आदिवासियों को उनको कृषि एवं वनों का उचित मूल्य एवं लाभ प्राप्त हो सके। अतः सरकार ने इन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है, ताकि वो अपना और अधिक कृषि का विकास कर सकते हैं। इस तरह मंत्रालय से निजी टाइफेड एक विपणन संस्था है, जो शीर्ष स्तर पर लघु वन उपजों एवं कृषि उपजों को आदि जो सामान है वो आदिवासियों से एकत्रित कर या उन्हें संग्रहित करती रहती है, और ये कार्य देश में टाइफेड के माध्यम से 14 शाखाओं द्वारा किया जा रहा है। सामाजिक व्यवस्था, आदिवासियों की सामाजिक व्यवस्था। आदिवासी समाज स्वनिर्मित सामाजिक नियमों द्वारा अनुशासित होता है, अर्थात आदिवासी समाज में स्वयं द्वारा बनाए गए नियम होते हैं और उन्हीं के अनुसार उनका सामाजिक जीवन यापन होता है। अतः इन नियमों की रूपरेखा या उनके आर्थिक स्थिति के द्वारा ही निर्धारित होती है। इनमें स्त्रियों की भूमिका सभ्य समाज में महिलाओं की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती है, अर्थात सभ्य समाज की जो महिलाएं हैं उनसे इनकी जो आदिवासी समाज की महिलाएं हैं उनसे इनकी स्थिति थोड़ी अलग होती है। अतः आदिवासी समाज में नई पीढ़ियों का पालन पोषण एक सामाजिक घटना है। बच्चे विभिन्न कार्यों और विषयों की जानकारी और उनमें दक्षता किसी एक परिवार की इकाई के रूप में ही प्राप्त कर समुदाय के सदस्यों के रूप में करते हैं। इसलिए माँ बाप के लिए बच्चों का पालन पोषण ना तो एक विशेष जिम्मेदारी है और न ही उनकी एक बोझ है। अतः आदिवासी अर्थव्यवस्था में स्त्रियों की समान साझेदारी होती है, वह एक औसत भारतीय नारी से अधिक है। नीचे ये डायग्राम एक भारत का नक्शा दिया है, जिसमें भारत की विभिन्न जनजातियों को दिखाया गया है। जैसे कि भारत की जो जनजातियां हैं वो भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में विभाजित की गई थी: उत्तर पूर्वी भारत, मध्यवर्ती भारत और दक्षिण भारत। इसमें आदिवासियों को दिखाया गया है। अतः इसके बाद यदि कोई व्यक्ति आदिवासी समाज के सामाजिक प्रथा, परंपरा, रीतियों, मूल्य, सामाजिक मानदंड एवं धर्म से संबंधित नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। अर्थात आदिवासी समाज में जो स्वयं के नियम लागू होते हैं, इन नियमों के विरुद्ध यदि आदिवासी समाज का कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध कार्य करता है तो आदिवासी समाज इस प्रकार के व्यक्तियों का बहिष्कार कर देता है। अतः सामुदायिक सहभोज पर प्रतिबंध भी ये लगाने अब लग गए हैं। अर्थात आदिवासी जो समाज है सामूहिक प्रतिभोज अधिक मात्रा में करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अब जैसे ही सभ्य समाजों के संपर्क में आ रहे हैं तो उस पर भी अभी धीरे धीरे प्रतिबंध लगाते हुए जा रहे हैं। आर्थिक यदि कोई सामाजिक बोझ का
अधिक आयोजन करता है उस पर भी अब धीरे धीरे जुर्माना लगाने लग गए हैं। इसलिए आदिवासी समाज में नियमों का कठोरता से पालन होता है। वर्तमान समय में हो रहे सामाजिक परिवर्तन से आदिवासी समाज भी अछूता नहीं रह रहा है। अर्थात वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। अब आदिवासी समाज है, इसमें भी धीरे धीरे परिवर्तन हो रहे हैं। अर्थात परिवार तथा समाज में मुखिया का जो स्थान धीरे धीरे गिर रहा है, क्योंकि आदिवासी समाजों में परिवार और मुखिया का स्थान अधिक होता है, लेकिन सभ्य समाज के संपर्क में आने से अब इनके स्तर है वो धीरे धीरे गिर रहा है। समाज विकसित हो रहा है, परिवार टूट रहे हैं, स्त्रियों का सम्मान कम हो रहा है, प्रथा और परंपरा और मूल्यों का महत्व भी घट रहा है तथा इनकी संस्कृति में बदलाव आ रहा है। अर्थात अब जो आदिवासी समाज है वो सभ्य समाज के संपर्क में आ रहा है, तो उसमें धीरे धीरे शिक्षा का विकास हो रहा है और शिक्षा के विकास के कारण इनकी जो पुरानी परंपराएं व पुरानी रीति रिवाज और कानून है वो धीरे धीरे उनका प्रभाव समाज पर कम होता जा रहा है। अर्थव्यवस्था, आदिवासी समाज की अर्थव्यवस्था। जनजातियों का मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन, शिकार, मछली पालन एवं वनों से उपजों का संग्रह करना है। परंतु आधुनिक समय में हो रहे आर्थिक विकास की प्रक्रिया से इनकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे मशीनी युग आ रहा है, जिसके कारण कृषि कार्य मशीनों से अधिक हो रहे हैं। अधिकांश आदिवासी जो कि सरकार द्वारा वन भूमि का अधिग्रहण करना या बड़े बड़े बांधों का निर्माण करना, बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करना, खनन कार्य करना तथा आदिवासी क्षेत्रों में उद्योग धंधे लगाना, मुख्यतः ये सब आदिवासी क्षेत्रों में किए जाते हैं, जो कि आदिवासियों की जो परंपरागत कृषि है, उनके परंपरागत व्यवसाय है, वो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। तो इस बारे में मैंने भाई आज आपको आदिवासी पर्यावरण और आदिवासी समाज के बारे में बताया है। धन्यवाद। Yeah.